हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने करंट अफेयर्स प्रीलिम्स 2022 नामक सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 2 पार्ट आ चुके हैं और अपने उस 2 पार्ट में हमने जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स को कवर कर लिया था। ये हमारा पार्ट 3 है और अपने इस पार्ट 3 में आज हम 1 फरवरी 2021 से लेके 15 फरवरी 2021 तक के इम्पॉर्टेंट करंट आर्टिकल्स को कवर करेंगे। ऑलरेडी हमने अपने 2 पार्ट में बहुत सारी चीज़ें डिटेल में कवर की थी। उम्मीद है आपने उन चीज़ों को कवर कर लिया होगा। तो बिना देरी के अपनी इस क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो कौन सा है। पहला आर्टिकल है हमारा कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स। आपसे पूछेगा नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए बेसिक कि कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है। लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा। सिडनी बेस्ड एक थिंक टैंक है। थिंक टैंक का मतलब एक तरीके से होता है कि ये लोग रिसर्च करते हैं, ये गवर्नमेंट से पूरी तरह इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। अगला हमारा आर्टिकल है भारत पर्व के बारे में। भारत पर्व क्या है आपको पता होना चाहिए कि इसे मिनिस्ट्री टूरिज्म के द्वारा जारी किया जाता है, या कहें कि इसे मिनिस्ट्री टूरिज्म के द्वारा संपादित किया जाता है, ना कि कल्चर के द्वारा। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि जो भारत पर्व है उसे कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा इनाग्रेट किया जाता है, तो नहीं, इसे पर्यटन मिनिस्ट्री के द्वारा इनाग्रेट किया जाता है। कब ये होता है? 26 जनवरी से लेके 31 जनवरी के मध्य तक का जो समय है, यानी कि गणतंत्र दिवस जब समारोह हो जाता है तो उसके 5 दिन के अंतराल के लिए लाल किले पर यह प्रोग्राम चलता है। मतलब 26 को चलेगा, अंतराल मैंने बोल दिया, लगातार 26, 27, 28, 29, 30 और 31। ठीक है, इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब बात आती है हमारे अगले आर्टिकल की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वित्त आयोग के बारे में। यूपीएससी ने 2014 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा था सिफारिश को लेके। तो हो सकता है कि आपसे 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पे क्वेश्चन पूछ दे, क्योंकि विगत कई बार से यूपीएससी नहीं पूछ रही है, बट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसलिए भी क्योंकि विगत वर्ष में वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। तो बेसिक पहले हम देखते हैं वित्त आयोग क्या है और फिर इसके बाद इसकी जो सिफारिशें हैं वो क्या हैं और उन सिफारिशों का 14वें वित्त आयोग से क्या डिफरेंस है। ठीक है, वित्त आयोग क्या है? ये एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय है, अर्थात ये संविधान में आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है, ना कि एक्ट के द्वारा। दूसरी बात है कि भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में इसे गठित करता है। वर्तमान में इस समय हमारा 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। ठीक है, ये आपको यहाँ पे इतनी बातें याद रखनी है। अब बात आती है कि इसने कौन कौन सी सिफारिशें की थी। तो इसने राज्यों की वर्टिकल हिस्सेदारी को 41% बनाए रखने की सिफारिश की थी। हालांकि उस समय जो 14वां वित्त आयोग था उसने 42% सिफारिश की थी। ठीक है, ये राशि 42% के समान ही है जो 14वें वित्त आयोग के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब बात आती है कि ऐसा किया क्यों गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 370 को रिवोक करने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे यूटीज का गठन हुआ था, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम यहाँ पे 1% की आई थी। ठीक है, इसमें जम्मू कश्मीर राज्य की स्थिति में बदलाव के बाद बने नए केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख व जम्मू कश्मीर की स्थिति के मद्देनज़र 1% का आवश्यक समायोजन भी किया गया है। मतलब जो हेर फेर है 1% का, उसके लिए प्रोग्राम किया गया है। अब बात आती है आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए लगभग 3 ट्रिलियन रुपए राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की है। अर्थात इसने ये कहा है कि जब भी राज्यों में, यानी कि जितने भी राज्य हैं उनमें लगभग 3 ट्रिलियन अगर रेवेन्यू का लॉस होता है तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक का टाइम पीरियड चल रहा है। करती नहीं है वैसे, जीएसटी का ही पैसा नहीं दे रही बकाया, तो अलग से रेवेन्यू कहाँ से वो देगी। ठीक है, 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में 5 वित्तीय वर्षों यानी कि 2021-22 से लेकर 2025-26 तक की सिफारिशें शामिल हैं। 5 वित्तीय वर्ष का मतलब क्या है? आपको पता है कि जो एक वित्तीय वर्ष होता है गवर्नमेंट के हिसाब से, तो आपको पता है कि 1 फरवरी को बजट पेश होता है, 1 फरवरी से लेके 31 जनवरी तक। ठीक है, तो इसी तरीके के 5 वित्तीय वर्षों की सिफारिश यहाँ पे की गई है। नॉर्मल सी बात है, 5 वर्ष के लिए गठित होता है।
इन्हें केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाएगा। मतलब इस रिपोर्ट को 15वें वित्त आयोग एनके सिंह की अध्यक्षता में गठित हुआ था। वही बेसिक कुछ सिफारिशें फिर से रिपीट हो रही हैं कि राज्यों की हिस्सेदारी में कमी होने के कारण केंद्र राज्य संबंधों के मध्य विवाद बढ़ सकते हैं। मतलब 1% की जो कमी हुई है, ठीक है। दूसरी बात है, इस आयोग के गठन के प्रमुख कारणों में योजना आयोग का उन्मूलन और योजना और गैर योजनागत व्यय के बीच अंतर स्थापित करना और साथ ही जो जीएसटी आई थी उसकी शुरुआत इसमें शामिल है। आपसे नहीं पूछेगा। अब बात आती है, इसने जो सिफारिशें की थी उसको कई पॉइंट में इसने मेंशन किया था। जैसे आय अंतराल की बात। आय अंतराल का मतलब ये होता है कि किस स्टेट में जो रेवेन्यू है वो कितना ज़्यादा जनरेट होता है। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश को देख लें, यहाँ पे हाई रेवेन्यू जनरेट होता है। महाराष्ट्र को आप देख लें, बिहार को देख लें, ठीक है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में उतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं होता है। तो उसी से संबंधित है कि किसी भी राज्य की आय का सबसे अधिक आय वाले राज्य की आय से अंतर निम्नतर प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों को अधिकतम हिस्सा प्रदान किया जाएगा। अर्थात जिन राज्यों में लोगों की इनकम कम है या जिन राज्यों का रेवेन्यू कमजोर है उनको हम अनुदान प्रदान करेंगे, ठीक है। बस इससे ज़्यादा नहीं याद रखना है। 14वें वित्त आयोग में 50% अधिभार के बरक्स इस बार 45% अधिभार तय किया गया है। अधिभार एक तरीके का आप मान लो एक टोटल बास्केट है, उसमें 100% पूरा अधिभार होता है। तो उस 100% में 50% हिस्सा पहले 14वें वित्त आयोग ने माना था, अब इस हिस्से को 40% कर दिया गया। अब सोचो 40% केवल आय अंतराल हो गया, बाकी 60 में और भी चीज़ें हैं तो उनको देख लेते हैं, ठीक है। अगला है जनसंख्या को लेकर। जनसंख्या के बारे में अमेंडमेंट ये हुआ है कि वित्त आयोग जो ये 15वां है, इसने राजकोषीय समीकरण के हित में नवीनतम जनगणना 2011 के आंकड़ों का उपयोग किया है, जबकि 14वां जो वित्त आयोग था उसने 1971 और 2011 दोनों का उपयोग किया था। तो एक ये डिफरेंस आपको मिल गया, ठीक है। इसमें इसने 10% अधिभार को लिया है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब बात आती है वन एवं पारिस्थितिकी के बारे में। वन एवं पारिस्थितिकी का मतलब ये है कि किसी भी राज्य में जो जंगल हैं या जो इन्वायरमेंट जो गुड्स होते हैं उनकी क्या स्थिति है। तो इसमें यही बताया कि राज्य की कुल वन सघनता का सभी राज्यों की कुल सघनता में हिस्सा निर्धारित करके पात्रता निर्धारित की गई है, ठीक है। इसका अधिभार कितना रखा है, 10%। मतलब जिसके यहाँ जितना वन होगा घना, उस घन के हिसाब से हम उसको 10% हिस्सा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बात आती है जनसांख्यिकी प्रदर्शन के बारे में। इतना डिटेल में पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक दो रिकमेंडेशन पता रहनी चाहिए कि हाँ जैसे जनसंख्या को लेकर है ना, जैसे 42% से 41% कर दिया गया। ये कुछ पॉइंट बस याद होने चाहिए, क्योंकि ये फिर यहाँ पे बेसिक हो जाता है इकोनॉमिक्स वालों के लिए, ठीक है। इसमें 2011 के आंकड़ों के आधार पर अनुशंसा की गई है और कम प्रजनन अनुपात वाले राज्यों को अंक दिए जाएंगे। इसका अधिभार 12.5% रखा गया है, ठीक है। आपको याद नहीं रखना कुछ भी। कर प्रयास के बारे में क्या है, कर प्रयास के बारे में वही बातें कि जो उच्च कर संग्रह वाले राज्य हैं उनको पुरस्कृत किया जाएगा। और इसके मापदंड का मकसद क्या है कि 2014-15, 16-17 के मध्य 3 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति औसत का राजस्व और औसत प्रति व्यक्ति राज्य जीडीपी के अनुपात के रूप में इसकी गणना की गई है। यानी कि यहाँ पे ये कहा गया है कि वो राज्य जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं उनको हम पुरस्कृत करेंगे। सीधी सी बात है कि ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा है। अब गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा तो गवर्नमेंट सोचेगी ना, जिसने इतना रेवेन्यू जनरेट किया है उसको हम कुछ पुरस्कार दें। बस यही बातें हैं, ठीक है। इसका अधिभार 2.5% है। राजस्व घाटा अनुदान की चर्चा की गई है 14 राज्यों को। मतलब वो राज्य जिनको रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं हो रहा, क्योंकि जब से जीएसटी आया है तब से स्टेट का जो रेवेन्यू है काफ़ी कम हो गया है। और जीएसटी में कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, स्टेट को कंपनसेट करेगी, उनको घाटे की स्थिति में पूरा करेगी पैसा। तो वही बातें यहाँ पे भी की गई हैं। 3 राज्यों कर्नाटक, मिजोरम, तेलंगाना को विशेष अनुदान दिया जाएगा। पोषण के लिए भी अनुदान मिलेगा, यानी कि जो कुपोषण से दूर करने के जो प्रोग्राम स्टेट चला रहे हैं उसके लिए। स्थानीय निकायों को अनुदान की बात की गई है आबादी क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। 90:10, मतलब 90 अगर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं तो वहाँ 90% गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% वहाँ की स्टेट देगी। आपदा जोखिम प्रबंधन अनुपात, उसके हिसाब से भी अनुदान दिया जाएगा।
और भी बातें हैं कि तमिलनाडु को छोड़कर दक्षिणी राज्यों में रेवेन्यू में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है, कर्नाटक को इसमें सबसे ज़्यादा हानि हुई है, महाराष्ट्र, हिमाचल, पंजाब में हालांकि रेवेन्यू थोड़ा बढ़ा है, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक की हिस्सेदारी में भी कमी आई है, मतलब रेवेन्यू में लॉस हुआ है। बस इतनी बातें अपने आप याद रखनी है, इससे ज़्यादा आपसे किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बेसिक बस इतना ही याद रखना कि 2011 की जनगणना का उपयोग किया गया है। दूसरा, 42% की जगह पे 41% का उपयोग किया गया है। तीसरा, जो रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करेंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा। चौथा, जो उनके पास रेवेन्यू कम होगा उनको अनुदान दिया जाएगा। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब बात आती है अगला आर्टिकल BN कृष्णा समिति के बारे में। सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि BN कृष्णा समिति का संबंध किससे है, तो पर्सनल डाटा को सुरक्षित रखने से संबंधित है। कई बार क्या होता है कि जब आप अमेज़ॉन का या किसी भी इंस्टीट्यूट का कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो आपसे एक्सेस मांगता है आपकी गैलरी की, आपके डाटा की। तो कई बार लोग क्या करते हैं, आपके इस डाटा को काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं, तो उसी से संबंधित है BN कृष्णा समिति, ठीक है। अगला हमारा आर्टिकल है रोहिणी आयोग के बारे में। रोहिणी आयोग का पर्पस है कि OBC में आरक्षण के वर्गीकरण को सही से स्थापित करना। कारण कई बार क्या होता है कि OBC में भी जो उच्च स्तर के OBC के लोग हैं वही केवल आरक्षण का लाभ उठा पाते हैं, जबकि निम्न स्तर के जो OBC के लोग हैं जिनकी इनकम काफ़ी कम है उनको लाभ नहीं मिल पाता। तो उसी चीज़ को कैटेगराइज किया जाएगा रोहिणी आयोग के द्वारा, ठीक है। फिर अगला आर्टिकल है जेरंगा पोथर या ढेकिया जुली टाउन। ये वास्तव में असम राज्य में स्थित है, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कुरुबा समुदाय के बारे में। कुरुबा समुदाय कहाँ का है, कर्नाटक राज्य का है, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। अब बात आती है किसी समुदाय को एक ST यानी कि अनुसूचित जनजाति के रूप में नामित किए जाने के मापदंड क्या संविधान में दिए गए हैं, तो नहीं, संविधान में ऐसा कोई भी जानकारी नहीं दी गई है कि किसी भी व्यक्ति को ST डिक्लेयर किया जा सके। हाँ, कुछ मापदंड हैं जो प्रचलन में काम करते हैं, जैसे कि पिछड़ापन होना चाहिए, भौगोलिक अलगाव हो, संकोची स्वभाव हो, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन हो। अर्थात उन्हीं जातियों को ST के अंतर्गत कैटेगराइज किया जाएगा जो इंडिया के सोसाइटी के मूवमेंट की अपेक्षा काफ़ी पिछड़े हों। दूसरा, उनका इंडिया की मेन स्ट्रीम से भौगोलिक काफ़ी दूरियां हों, अलगाव हो, उससे इतना जुड़े ना हो, संकोची स्वभाव हो, मतलब मॉडर्निटी को इतनी जल्दी वो एक्सेप्ट ना करते हों, और उनके खुद के कई सारे सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक पिछड़ेपन हो। बस इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। बात आती है PVTG के बारे में। PVTG का मतलब होता है पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप, यानी कि वो ट्राइब जो काफ़ी ज़्यादा खतरे में है। तो ऐसी 75 ट्राइब हैं। UPSC ने आपसे क्वेश्चन पूछा है और उसमें उसने 95 दिया था, तो आपको बस पता होना चाहिए 75 हैं। लेकिन अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये पूछेगा कि किसी भी ट्राइब को PVTG डिक्लेयर करने के लिए किन मापदंडों का उपयोग किया जाता है। तो इन मापदंडों के अंतर्गत कई सारे हैं, जैसे पूर्व कृषि स्तर की प्रौद्योगिकी। पूर्व कृषि स्तर की प्रौद्योगिकी का मतलब कि आज भी लोग हल से, है ना, बैल से और अपने हाथों से ही खेतों की मड़ाई, कटाई, जुताई करते हैं, अर्थात मशीनों का पूरा अभाव है, ठीक है। दूसरा, स्थिर या घटती जनसंख्या। या तो उनकी जनसंख्या पहले से ही उतनी फिक्स है, ठीक है, या तो उनकी जनसंख्या पहले के अपेक्षा कम हो रही है, अर्थात जनसंख्या उनकी बढ़ नहीं रही है, ठीक। तीसरा है बेहद कम साक्षरता, अर्थात उनकी जो एजुकेशन का लेवल है वो काफ़ी कमज़ोर है, या कहें उनमें जो साक्षरता का स्तर है वो काफ़ी न्यूनतम है। चौथा, आर्थिक निर्वाह स्तर। उनके पास केवल और केवल या तो कृषि है या कोई छोटा सा शिल्प सा रोजगार, बड़ी इंडस्ट्री के ना तो वो मालिक हैं और ना ही उनके पास कोई ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से उनका इकोनॉमिक सर्वाइवल काफ़ी ज़्यादा हो, ठीक है। इतनी कंडीशन यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, 4, इन्हीं में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। अगला आर्टिकल है राजद्रोह कानून के बारे में। कई बार आप इसको सुनते होंगे और ख़ासतौर पर इसमें धारा 127 काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाती, सॉरी 127 कह रहा हूँ, 124A काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है,
ठीक है। तो ये क्या है, भारत में 1837 में मैकाले के द्वारा तैयार किया गया था। आपको पता है कि 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल बने थे और उन्होंने ही फिर आगे चल के विधि आयोग का गठन किया था जिसके प्रमुख थे मैकाले। तो जब मैकाले विधि आयोग के अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने ही ये कानून इम्प्लीमेंट किया था। हालांकि ध्यान देने वाली बात है कि 1860 में जब आईपीसी धारा में शामिल आईपीसी की धारा जब आई थी इंडियन पेनल कोड, तो उसमें इसको शामिल नहीं किया गया था, बट एक अमेंडमेंट के माध्यम से आगे चल के 1870 में इसको शामिल किया गया। और ख़ास बात क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कई सारे नेता, चाहे बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे महात्मा गांधी हो, यहाँ तक कि भगत सिंह भी हो, यहाँ तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी हों, इन लोगों को इसी के अंतर्गत अंदर किया गया था। और आज भी ये राजद्रोह का कानून भारत में है, ठीक है। लेकिन संविधान में इसको पूरी तरह परिभाषित नहीं किया गया है कि हम किस सेगमेंट को या कहें किस इंसिडेंट को, घटना को राजद्रोह के अंतर्गत लाएंगे। जब मर्जी आती है गवर्नमेंट को किसी को अंदर कर देती है और बोल देती है कि ये राजद्रोह के अंतर्गत है। गांधी जी भी सजा काट चुके हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। अब अगला आर्टिकल है हमारा धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में। धन्यवाद प्रस्ताव का मतलब क्या होता है कि सारे काम हो गए, उसके बाद धन्यवाद देना कि ठीक है आपने बहुत अच्छा संसद या सदन चलाया। तो उसी तरीके से ब्रिटेन के राजा के भाषण के समान होता है, दोनों सदनों में चर्चा होती है, पारित होना अनिवार्य है वरना सरकार की हार है। मतलब अगर ये धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो ये मान लिया जाता है कि सरकार जो है वो अविश्वास में है, अर्थात सरकार को विश्वास मत प्राप्त नहीं है, अर्थात सरकार के सभी जो विधायक हैं सांसद जो हैं वो सरकार के पक्ष में नहीं है, ठीक है। लोकसभा सरकार के प्रति अविश्वास और भी कई तरीकों से ला सकती है, जैसे धन विधेयक को अस्वीकार करके, मान लो धन विधेयक लोकसभा में आया पारित ही ना हो तो मान लिया जाएगा कि सरकार विश्वास में नहीं है। निंदा प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव पारित करके, आवश्यक मुद्दे पर सरकार को हराकर, कटौती प्रस्ताव पारित करके, यहाँ तक कि अगर साधारण विधेयक भी पास नहीं होगा तो भी, यहाँ तक कि विनियोग विधेयक भी पारित नहीं होगा तो भी मान लिया जाएगा कि सरकार विश्वास में नहीं है, ठीक है, और सरकार गिर जाएगी। अगला है ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स, वाक फ्री फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। वाक फ्री फाउंडेशन एक तरीके का एनजीओ है। एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात जो नॉट फॉर प्रॉफिट पे काम करते हैं। बस इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। नेशनल कोल इंडेक्स, इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा। बाकी आपको नहीं याद रखना है। इससे पहले मैंने आपको एक पढ़ाया था क्या, उत्तम ऐप के बारे में, वो भी कोयले से ही संबंधित था। अब बात आती है FII के बारे में। FII क्या है? फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, या कहें डेजर्ट इन डावोस। मैंने आपको बहुत पहले भी पढ़ाया था कि डेजर्ट इन डावोस का क्या मतलब है। सऊदी अरब का इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है। देखिए हुआ क्या है कि सऊदी अरब ये देख रहा है कि उसके यहाँ जो ऑयल है अब ये ख़त्म होने वाला है, ठीक, और आगे चल के पूरी दुनिया में नवीकरणीय एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है। तो जब ऑयल ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास पैसा कम पड़ जाएगा, तो हम क्यों ना ऐसा करें कि अलग अलग जगह पे अलग अलग सेक्टर्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करें ताकि फ्यूचर में हमारे यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस ना आ पाए। इसीलिए उसने प्रोग्राम बनाया डेजर्ट इन डावोस, या कहें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, ठीक है। डावोस संवाद बिल्कुल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा किया जाता है, तो इसीलिए डेजर्ट में, यहाँ रेगिस्तान में हुआ सऊदी अरब में, तो इसलिए डेजर्ट इन डावोस कह दिए। उसी तरीके से डावोस होता है कहाँ पे? आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, ठीक है, स्विट्जरलैंड में। द ग्रेट रीसेट पहल की शुरुआत की है। द ग्रेट रीसेट पहल किसकी आप बता सकते हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, ठीक है। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि विश्व अर्थव्यवस्था को गहरे संकट से बाहर निकाला कोविड-19 के दौर से। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है? एक तरीके का एनजीओ है। 1971 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में गठन हुआ था। कई सारी रिपोर्ट पब्लिश करता है, जैसे एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिपोर्ट। ट्रांजिशन का मतलब SITION, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स पूछा जा चुका है यूपीएससी के द्वारा। ग्लोबल IT रिपोर्ट, इसको INSEAD के द्वारा जारी किया जाता है। IT का मतलब होता है यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंग्लिश में ही नहीं याद रखना,
हिंदी में इन्हें याद रखोगे तो काफ़ी दिक्कत होगी। इंग्लिश में याद रखने से फ़ायदा ये होता है कि आपको एज इट इज यही रिपोर्ट मिलेगी, वरना कई बार वैश्विक और विश्व में अंतर कर देते हैं। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट भी इसी के द्वारा, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट भी इसी के द्वारा, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही जारी की जाती है। अब अगला आर्टिकल है हमारा आर्थिक सर्वेक्षण 2021 यानी कि इकोनॉमिक सर्वे। हालांकि देखिए हमसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो 2022 पे पूछेगा, बट पढ़ लेते हैं 2021 के वाले को। इसके मेन पॉइंट क्या है, थीम इसकी थी सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स के बारे में। इंपॉर्टेंट क्या है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक वार्षिक दस्तावेज है। ये ध्यान रखना कि इसे कौन जारी करता है, वित्त मंत्रालय। कई बार यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार के निर्देशन में इसे तैयार किया जाता है, यानी कि जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं उनकी सलाह में इसे तैयार किया जाता है। केंद्रीय बजट के एक दिन पूर्व इसे पेश किया जाता है, अर्थात जैसे 1 फरवरी को आपका बजट आता है तो इसे 31 जनवरी को पब्लिश किया जाता है। ठीक है, महामारी का सामना करने की रणनीति पर चर्चा हुई थी। 4 स्तंभों पर आधारित रणनीति की इसमें बात की गई थी, नियंत्रणात्मक, राजकोषीय, वित्तीय, दीर्घकालिक। बस इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। जीडीपी में 2021-22 में बढ़ोतरी होगी ऐसा अनुमान किया गया था। विदेशी निवेश में बढ़ोतरी देखने को मिली है ऐसा बताया गया। कुल निर्यात में सेवा क्षेत्र का 48% हिस्सा चलता है, मतलब यानी कि अभी भी 52% हमारे यहाँ जो निर्यात होता है सेवा क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों का होता है, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र हो या फिर द्वितीयक क्षेत्र हो। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब वो क्षेत्र जो नेचुरल बेस्ड पर आधारित हैं, लाइक एग्रीकल्चर वगैरह। द्वितीयक क्षेत्र वो क्षेत्र जो इन नेचुरल प्रोसेस जो होते हैं या नेचुरल गुड्स होते हैं, इनको फैक्ट्री में मॉडिफाई करके बेचा जाता है। ठीक है, तो द्वितीयक हो गया। तृतीयक का मतलब इन द्वितीयक को भेजने के लिए जिस ट्रांसपोर्टेशन की, सर्विस की, टेलीफोन की, कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है वो कहलाते हैं सर्विस सेक्टर। बाकी इकोनॉमी में हमने इस चीज़ को पढ़ाया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में सुधार हो रहा है। भारत प्राथमिक विद्यालय स्तर पर लगभग 96% साक्षरता स्तर प्राप्त कर चुका है, यानी कि इनका कहना है कि प्राइमरी लेवल पे हमारे यहाँ एजुकेशन जो है वो 96% साक्षरता को शो कर रही। अब देखो साक्षरता की परिभाषा भारत सरकार की क्या है, साक्षरता की परिभाषा है कि वो व्यक्ति जो अपना नाम लिख ले, ठीक है, जो व्यक्ति अपना नाम लिख सके उसको हम साक्षर मानेंगे। बस ये है इंडिया की परिभाषा, और नाम तो कोई भी लिख लेगा। प्रज्ञाता क्या है, प्रज्ञाता छात्रों के लिए एक ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल बनाया गया है ताकि बुनियादी आवश्यकताएं जो छात्रों को नहीं मिल पाती हैं उसको पूरा किया जा सके। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगला है बजट के बारे में। बजट के बारे में वैसे हमने आपको जनवरी के आर्टिकल में ही कुछ बेसिक बता दिया था, लेकिन यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। देश का पहला डिजिटल बजट है, 6 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। स्वास्थ्य और कल्याण, वास्तविक और वित्तीय पूंजी तथा बुनियादी ढांचा, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, नवोन्मेष तथा अनुसंधान तथा विकास, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। मतलब ये 6 पिलर हैं, इन्हीं पर पूरा बजट आधारित है। बजट में कई बिंदुओं को शामिल किया जाता है, जैसे राजस्व और पूंजी प्राप्तियों के अनुमान की बात की जाती है, राजस्व बढ़ाने के तरीके और साधन की बात की जाती है, खर्च के अनुमान की बात की जाती है, पिछले वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का विवरण तथा उस वर्ष में किसी भी कमी या अधिशेष के कारण की जानकारी ली जाती है, आने वाले वर्ष की आर्थिक और वित्तीय नीति अर्थात कराधान प्रस्ताव तथा नई योजनाओं परियोजनाओं की शुरुआत की जाती है। कहने का मोटे तौर पर मतलब यही है कि जो बजट होता है, बजट में हम ये देखते हैं कि हमारी इनकम का सोर्स क्या होगा और उस इनकम को हम किस तरीके से खर्च करेंगे। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि जो हम स्कीम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उस स्कीम में हमारा जो पैसा है वो कितना एलोकेट होना होगा और उस एलोकेशन से कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, उससे कितना ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। ये सारी चीज़ें की जाती हैं। मतलब एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए बजट। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। ये 6 चरणों से होकर गुजरता है। जैसे पहले बजट को प्रस्तुत किया जाएगा, फिर इस पे आम चर्चा होगी, विभागीय समितियां इसकी जांच करेंगी, अनुदान मांगों पर वोटिंग होगी, विनियोग विधेयक पारित किया जाएगा। विनियोग विधेयक का मतलब होता है संचित निधि से पैसा निकालना, और वित्त विधेयक का मतलब होता है संचित निधि में
पैसा डालना भारत की संचित निधि है। आगे कभी आपको पढ़ाएंगे, आर्टिकल आएगा तो, ठीक है। वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग बजट तैयार करने हेतु जिम्मेदार केंद्रीय निकाय है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट वर्ष 1947 में प्रस्तुत किया गया था। बस इतनी बातें हो गई। ये बताया गया कि स्वास्थ्य व्यय में बढ़ोतरी की गई है। फ्यूचर रेडी शब्द भारतीय रेलवे के लिए लिया गया है। मेट्रो के लिए मेट्रो लाइट और मेट्रो निया प्रौद्योगिकियों का प्रयोग किया जाएगा, ऐसे शब्द इन्होंने बताए हैं। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। अब आता है एआरसी के बारे में। एआरसी को हम पढ़ें इससे पहले दो तीन चीज़ें समझ लें। देखो, कई बार क्या होता है कि बैंक क्या करती हैं कि अपने पास से लोगों को लोन देती हैं, ठीक। लोगों को मान लो उन्होंने 200 करोड़ रुपए का लोन दिया, तो उन लोगों ने 100 करोड़ रुपए चुका दिए, लेकिन वो लोग 100 करोड़ रुपए नहीं चुकाते हैं। और जब बैंकें उनके पास जाती हैं तो वो बोलते हैं कि हम इसको अब पे नहीं करेंगे। अब अगर 100 करोड़ रुपए किसी भी बैंक को अगर पे नहीं किया जाएगा तो वो तो घाटे में चली जाएगी। तो घाटे में ना जाए बैंक, तो इसके लिए बैंक क्या करती है, ये 100 करोड़ रुपए एक ठेकेदार को दे देती है, एक ठेकेदार को बेच देती है कि एक काम करो भैया, हमारा 100 करोड़ रुपया फंसा है, इस 100 करोड़ में तुम हमें 80 करोड़ रुपए दे दो, 20 करोड़ रुपए तुम ले लेना। तो वो जो ठेकेदार कंपनी होती वो बोलती ठीक है, आप हमें उस शख्स का नाम दे दो, पता दे दो, एड्रेस दे दो, हम जाके उससे वसूल लेंगे। और ये ठेकेदार लोग जाके उस बड़े जो नेता है, कोई भी है, उद्योगपति है, उसको मार पीट के किसी भी तरीके से उससे पैसे वसूल लेते हैं और 80 करोड़ रुपए जाके बैंक को दे देते हैं, 20 करोड़ अपने पास रख लेते हैं। इन्हीं को बोलते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। इन ठेकेदारों को बोला जाता है यही, ठीक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एसेट का मतलब होता है परिसंपत्ति। इकोनॉमी की लैंग्वेज में 100 करोड़ रुपया एसेट हो गया, ठीक है। और ये एक तरीके का रजिस्टर्ड है आरबीआई के द्वारा। मतलब ये एआरसी ऐसी नहीं है कि लठैत तैयार कर दिए गए, आरबीआई इसको परमिशन देती है। और ये किस एक्ट के अंतर्गत आता है, इसको सारफेसी एक्ट बोलते हैं। आगे आपको पढ़ाएंगे अभी, ठीक है। तो इतनी बेसिक से हमने आपको समझा दिया, अब इसको हम पढ़ते हैं। ये एक विशेष वित्तीय संस्थान है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से एनपीए खरीदता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये जो 100 करोड़ रुपया नहीं आ रहा था, इसी को बोलते हैं एनपीए, ठीक है, ताकि वे अपनी बैलेंस शीट को स्वच्छ रख सकें। सारफेसी अधिनियम 2002 भारत एआरसी की स्थापना के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है। मतलब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सारफेसी एक्ट का संबंध किससे है, तो आप बता देना बैंकिंग क्षेत्र से, ठीक है, ना कि स्वास्थ्य के। सारफेसी अधिनियम न्यायालयों के हस्तक्षेप के बिना एनपीए के पुनर्निर्माण में मदद करता है। एक एआरसी के पास न्यूनतम 100 करोड़ रुपए होने चाहिए। अर्थात मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था, इनका कहने का मतलब जो एआरसी कंपनी अपने आप को मानती हैं वो कम से कम 100 करोड़ रुपए अपने पास रखें, इसलिए कि मान लो कई बार ये भी हो सकता है ना, ये 80 करोड़ वसूल के लायक और यही भाग जाएं, और जबकि कंपनी थी इनकी केवल 20 करोड़ की, तो इनके पास भी 100 करोड़ होने चाहिए, ठीक है। जैसे बैंकों के लिए होता है ना कि 500 करोड़ रुपए जिसके पास हो गए वही एक तरीके का अनुसूचित बैंक स्टैब्लिश कर सकता है, बिल्कुल वही चीज़। एआरसी को अपनी जोखिम भारित परिसंपत्तियों के 15% का पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखना होगा। पूंजी पर्याप्तता अनुपात क्या होता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। मैंने आपको कई बार बताया था कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात एक तरीके का वो अनुपात होता है जो बाजार में दी गई पूंजी और उसके जोखिम को अभिव्यक्त करता है। मान लो आपने किसी दोस्त को 100 रुपए दिए और आपको पता है कि 80 रुपए ही वापस मिलेंगे, अर्थात जो 20 रुपए का घाटा है उसको अभिव्यक्त करता है ये कि एक तरीके का खतरा है, ठीक है। बाकी आपसे नहीं पूछेगा। चौरी चौरा कांड क्या है, इसके 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। 100 वर्ष का मतलब एक तरीके से 1921 से 2021 के मध्य असहयोग आंदोलन से संबंधित है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था आपको पता है, खिलाफत आंदोलन के दौरान। खिलाफत आंदोलन के समय जो कमेटी बनी थी उसके हेड कौन थे, गांधी जी थे। कौन इसको कर रहा था, अली बंधु कर रहे थे, जिसमें शौकत अली और मोहम्मद अली थे। क्यों कर रहे थे, क्योंकि उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो टर्की था, तुर्की, वहाँ के जो खलीफा थे उनके पद को समाप्त कर दिया गया था। और एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना, असहयोग आंदोलन के दौरान एक संधि होती है जिसको सेवर्स की संधि बोलते हैं, ठीक है। सेवर्स की संधि के अनुरूप ही खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। तो खलीफा के पद को फिर से बनाए रखने के लिए जो आंदोलन टर्की में चल रहा था उसको बोलते हैं खिलाफत, ठीक है। अब टर्की की लोकेशन कहाँ है आपको एक बार मैप में दिखा देते हैं।
तो ये हमारी प्यारी पृथ्वी है और ये है हमारी टर्की, ठीक है, ये टर्की। तो इस तरीके से आप टर्की समझ, यहाँ पे उसमें ऑटोमन साम्राज्य होता था, बहुत बड़ा चीज़ें होती थी, ठीक। ये आपका मेडिटेरियन सी है, जो मैंने कल आपको पश्चिमी विक्षोभ पढ़ाया था उससे संबंधित यहीं से जाती हैं, ठीक है। पवने आपको यहाँ पे इजिप्ट मैंने पढ़ाया था, इरिट्रिया पढ़ाया था, जिबूती पढ़ाया था, ये सोमालिया मैंने आपको एक दिन पढ़ाया था, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया, ठीक है, इरिट्रिया, इन सबको हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत रखते हैं। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका आप देख रहे हो। डुकम पोर्ट मैंने आपको बोला था, तो ये मैंने ओमान आपको बताया था, यहाँ पे है आपका ये डुकम पोर्ट, ठीक है। ये बेसिक बातें हैं। यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है, ये पर्सियन गल्फ है, ठीक है। ये आपके यहाँ पे स्टेट ऑफ हार्मूज है इस जगह पे, ठीक। ये आपका रेड सी है, ये आपकी गल्फ ऑफ अडन है, और यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब है, ठीक है। ये बेसिक बातें आपको याद रखना है। यहाँ पे बाब अल मंदेब कहाँ पे, ये बार बार आएगा, आपको पता चल जाएगा। ये स्वेज कैनाल है, आगे आपको पढ़ाएंगे स्वेज कैनाल का भी, बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। LAF का मतलब होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, यानी कि तरलता समायोजन सुविधा। आप में से कई सारे बच्चों को पता होगा, तरलता का मतलब होता है बैंकों में पैसे का फ्लो, ठीक है, यानी कि यह कहें मार्केट में पैसे का फ्लो। और इसके लिए RBI दो तरह के पॉलिसी अपनाती है। एक क्या अपनाती है पॉलिसी, मात्रात्मक, और एक अपनाती गुणात्मक। मात्रात्मक में CRR, SLR, MSF, ठीक है, OMO, RR, RRR, ये सारी चीज़ें तो उसी से संबंधित है यहाँ पे तरलता समायोजन। अब यहाँ पे जो भी तरलता होगी समायोजन करना, किसके मध्य समायोजन होगा, बैंक प्लस RBI के मध्य। बस यही बातें यहाँ पे सीखनी है, यही इसमें दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के तहत प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है जो बैंकों को पुनर्खरीद समझौतों, ठीक है, रेपो एग्रीमेंट के माध्यम से ऋण प्राप्त करने या रिवर्स रेपो एग्रीमेंट के माध्यम से RBI को ऋण प्रदान करने की सुविधा अनुमति प्रदान करता है। जैसे कि होता है ना कि रेपो रेट के अंतर्गत, RR के अंतर्गत बैंकें पैसा लेती हैं RBI से, ठीक। तो उस समय एक समझौता होता है कि इतने दिन के लिए हम आपसे पैसा ले रहे हैं। उसी तरीके से रिवर्स रेपो रेट के तहत RBI कई बार पैसा लेती है बैंकों से। ये रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, रेपो रेट क्या होती है, उम्मीद है आपने इकोनॉमी की क्लास में हमारी किया होगा, तो यहाँ डिटेल में नहीं बताएंगे, ठीक। तो ये जो समझौते हुए दोनों, इन समझौते की अवधि समाप्त होने के बाद या इसका सेटलमेंट करने के लिए जिस चीज़ या कहें जिस शब्द का उपयोग किया जाता है उसी को कहते हैं LAF, यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक। चलिए अगला आर्टिकल क्या है, ओपेक के बारे में। ओपेक में 13 कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम इकोनॉमिक कॉपरेशन, यानी कि वो देश जिनके यहाँ पेट्रोलियम उत्पाद उत्पादित होता है, ठीक है। जैसे ईरान है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरब यानी कि अमीरात है, UAE है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है, अल्जीरिया है, लीबिया है, नाइजीरिया है, गैबन है, इक्वेटोरियल गिनी है, कांगो गणराज्य है, अंगोला है, वेनेजुएला है। ध्यान देना इसमें कतर मेंबर नहीं है, बस ये याद रखना कि ओपेक में कतर शामिल नहीं है, बाकी इतने सारे देश इसके मेंबर हैं। अब इनकी लोकेशन एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो, कुवैत है आपका, ये आपका कतर है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका इस जगह पे ओमान है, यमन है, सऊदी अरब है, ये जॉर्डन है, इजराइल है, इराक है, सीरिया है, लेबनान है, ठीक है, इजिप्ट है आपका, यहाँ पे सूडान है, माली है, अल्जीरिया है, लीबिया, मोरक्को, ट्यूनीसिया, वेस्टर्न सहारा। आप लोग मैप में ये चीज़ देखा करें, ठीक है। जैसे गैबन है, इक्वेटोरियल गिनी है, तो ये बातें आपको बस यहाँ पे याद रखनी है, ठीक। चलिए अगला आर्टिकल है ब्रेंट क्रूड ऑयल। देखो दो प्रकार के सूचकांक होते हैं, एक ब्रेंट क्रूड ऑयल होता है और दूसरा होता है आपका वेस्ट क्रूड ऑयल, जिसको वेस्ट क्रूड ऑयल को बोलते हैं टेक्सास, ठीक है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही में चर्चा में रहा ब्रेंट क्रूड ऑयल या वेस्ट क्रूड ऑयल का संबंध किससे है, तो आप बता देना कि कच्चे तेल के मापक होते हैं, ठीक है, कच्चे तेल के मापक, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। इसका उत्पादन उत्तरी सागर में सेटलैंड द्वीप और नॉर्वे के बीच तेल क्षेत्रों में होता है। ओपेक द्वारा इसी को इस्तेमाल किया जाता है, मतलब ब्रेंट क्रूड ऑयल जैसे इंडेक्स का ही उपयोग किया जाता है, किसके द्वारा, ओपेक के द्वारा। जैसे आप पढ़ते हैं ना CPI, WPI, उसी तरीके से ब्रेंट क्रूड ऑयल है, प्राइस को ध्यान में रखा जाता है।
ब्रेंट क्रूड ऑयल मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क मूल्य है, जबकि वेस्ट क्रूड ऑयल जो इंटरमीडिएट ऑयल क्षेत्र में मुख्यतः अमेरिका जैसे टेक्सास, लुसियाना, नॉर्थ डकोटा में अवस्थित है, ये अमेरिका में तेल की कीमतों के लिए एक बेंचमार्क है। अर्थात अगर आपको अमेरिका से कच्चा तेल परचेज करना है तो आपको टेक्सास में या कहें आपको वेस्ट क्रूड ऑयल के हिसाब से पैसा पे करना पड़ेगा। बट अगर आप किसी ओपेक कंट्री से तेल परचेज कर रहे हैं तो आपको ब्रेंट क्रूड ऑयल के अंतर्गत पैसा पे करना पड़ेगा। जैसे आपको पता होना चाहिए कि इस समय अमेरिका दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक बन गया, तेल निर्यातक देश बन गया है भारत के लिए। पहले दूसरे देश थे, सऊदी अरब को पीछा कर दिया है। भारत ब्रेंट बेंचमार्क को अपनाता है। सक्षम क्या है? एमएसएमई सेक्टर के श्रमिकों के लिए रोजगार का एक पोर्टल है। एमएसएमई का मतलब सूक्ष्म लघु उद्योग। अब्राहम एकॉर्ड क्या है? अब्राहम एकॉर्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये सऊदी अरब व इजराइल के मध्य का एक समझौता है जिसमें यूएई, बहरीन व इजराइल के मध्य इसको शामिल किया गया है। ठीक है, यानी कि अरब कंट्री के जो देश हैं, यूएई है, बहरीन है और इजराइल, इनके मध्य का संबंध को शो करता है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात है बल्फोर घोषणा। बल्फोर घोषणा इजराइल पैलेस्टीन से संबंधित है। आपने हमेशा सुना होगा कि इजराइल और पैलेस्टीन का युद्ध ही चलता रहता है। अभी आपने आयरन डोम की चर्चा सुनी होगी, आगे चल के आपको मिलेगा आर्टिकल में, तो आपको बस पता हो इतना कि अब्राहम अकॉर्ड किससे संबंधित है? अरब इजराइल समझौते से, जिसमें यूएई, बहरीन व इजराइल के मध्य समझौता हुआ। बल्फोर घोषणा का संबंध किससे है? इजराइल व पैलेस्टीन से। 6 डे वॉर का संबंध किससे है? इजराइल व पैलेस्टीन से। ठीक है, अब हम आपको एक बार लोकेशन दिखा देते हैं कि आखिरकार इजराइल है कहाँ पे। तो ये है आपका इजराइल। ठीक है, ये आपका इजराइल है, ये जॉर्डन है आपका, यहीं पे है आपका ये जेरूसलम। ठीक, ये ऊपर दामस्क। बस इतनी बेसिक बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, ये वेस्ट बैंक जो मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब वेस्ट बैंक वाला नहीं, क्रूड ऑयल वाला, ये वेस्ट बैंक लोकेशन है। ठीक है, ये जेरूसलम है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। गाजा स्ट्रिप है, ये डेड सी है यानी कि मृत सागर। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं पूछेगा। चलिए, इतनी बातें हो गई। अब क्वेश्चन आएगा कि डेल्फट, नैनातीवु या अनलातीवु क्या है? डेल्फट, नैनातीवु, अनलातीवु पाक की खाड़ी में अवस्थित श्रीलंका के छोटे छोटे आइलैंड हैं। जैसे पाक की खाड़ी कहाँ पे है? आप यहाँ पे ऐसे देखिए मैप, ये प्यारा भारत है, ये नीचे श्रीलंका। ठीक है, यहाँ पे मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी दोनों आपको मिल जाएंगी। ठीक, इसको थोड़ा सा हम और जूम करते हैं, ये देखिए। ठीक, ये धनुषकोडी आपको मिल रहा है यहाँ पे, तो इस जगह पे ये है आपकी पाक पे। तो ये जो छोटे छोटे आइलैंड है, नैनातीवु वगैरह, ये सब माने आते हैं। बाकी आपको नहीं याद रखना। ये है गल्फ ऑफ मन्नार, इस तरफ है गल्फ ऑफ मन्नार, ऊपर है पाक की खाड़ी। ठीक, पाकिस्तान में नहीं, कुछ बच्चों को लगे पाकिस्तान में है। अगला है यूक्रेन, इसकी राजधानी कीव है, नीपल नदी के तट पर अवस्थित है। कर्च संधि से यूक्रेन रूस से अलग होता है। आपको पता है इसमें विवाद चल रहा है यूक्रेन और रसिया के मध्य, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ तक कि जब आप काला सागर पढ़ते हैं तो काला सागर में भी आपको यूक्रेन की लोकेशन मिलती है। तो आपको एक बार हम लोकेशन दिखा देते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए है आपका ब्लैक सी, ये जॉर्जिया है आपका, ये यूक्रेन ऊपर आपका। ठीक है, ये यूक्रेन यहाँ पे आपको ऊपर मिल गया। ठीक, यहाँ पे कर्च जल संधि जो मैं कह रहा था ना, ये देखो कर्च जल संधि, ये काला सागर को जोड़ती है एक तरीके से। बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। रसिया से देखो सीमा लग रही है, ये पूरा रसिया है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। बात आती है यूएनएचआरसी के बारे में, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में या कमीशन के बारे में। इसका गठन 2006 में हुआ था। ये ध्यान रखना कि इसका गठन 2006 में हुआ था, ना कि 1945 में। ठीक है, 47 कंट्री मेंबर हैं, ना कि 192 कंट्री। यूएनजीए द्वारा सदस्यों की नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की जाती है। यूएनजीए का मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यानी कि संयुक्त महासभा। परिषद की सदस्यता समान भौगोलिक वितरण पर आधारित होती, मतलब जो कॉन्टिनेंट होते हैं उन्हीं के आधार पे। जैसे अफ्रीका कंट्री को 13 सीटें मिली हैं, एशिया प्रशांत को 13 सीटें, लैटिन अमेरिका व कैरिबियन कंट्री को 8 सीटें, पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देश को 7 सीटें, पूर्वी यूरोपीय देश को 6 सीटें। आपको जब कल मैं पढ़ा रहा था तो हवाना सिंड्रोम पढ़ा रहा था। ठीक है, तो हवाना सिंड्रोम आप ऐसे देखिए, ये है हमारा अमेरिका। ठीक है, ये अमेरिका के बाद ये होता है कैरेबियन रीजन। ठीक है, ये पूरा कैरेबियन सी, और यहीं पे आपको मिलेगा, इस जगह पे देखो बहामास है आपका। ठीक है, और यहीं पे आपको मिलेगा क्यूबा, ये देखो ये हवाना। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्यूबा है। तो इतनी बातें आपको यहाँ पे बेसिक याद रखनी है।
इसी चीज़ से संबंधित है। लैटिन अमेरिका किसको कहते हैं? लैटिन अमेरिका ये जो देश हैं निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, होंडुरास, अल सल्वाडोर, ये सब आते हैं लैटिन अमेरिका के अंतर्गत। और ये है हमारा साउथ अमेरिका, ठीक है, ये साउथ अमेरिका, जिसमें कल मैं चांदी के बारे में बात कर रहा था अर्जेंटीना को लेके, तो ये अर्जेंटीना की लोकेशन है, ठीक। यहीं पे दो हैं देश जो कि स्थल अवरुद्ध हैं, ठीक है। आप बताइएगा कौन कौन से हैं, उरुग्वे है कि पराग्वे है कि बोलीविया है? तो बोलीविया और पराग्वे, उरुग्वे तो टच कर रहा है, ठीक। लगातार 2 कार्यकाल के बाद कोई भी सदस्य तत्काल पुनः चुनाव के लिए पात्र नहीं होता है, भारत इसका सदस्य, ये बात इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है अगला आर्टिकल अरेसीबो के बारे में। अरेसीबो एक तरीके का टेलीस्कोप है, यानी कि एक तरीके की दूरबीन है। अगला आर्टिकल है होप मिशन के बारे में। होप क्या है? ये यूएई का मंगल मिशन है जो कि सफल रहा। होप प्रोब नाम से भी इसे जाना जाता है। यूएई का मतलब संयुक्त अरब अमीरात के बारे में। अरब देश का पहला इंटरप्लेनेटरी मतलब प्लेनेटरी, ठीक है, प्लेनेटरी मिशन है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। गगनयान के बारे में क्या है? इसरो का ये मिशन है। इस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष मिशनों को कक्षा में भेजा जाएगा। 3 अंतरिक्ष मिशनों के अंतर्गत 2 मानव रहित होंगे और 1 मानव सहित होगा, मतलब 2 में आदमी या कहें कि औरत नहीं होगी, लेकिन 1 में आदमी और औरत होंगे। मानव का मतलब यही होता है, मानव जो वर्ड है यानी कि ह्यूमन जो वर्ड है ये जेंडर इक्वलिटी को शो करता है, जबकि कई बार हम लोग लिखते हैं जैसे मैन लिख देते हैं, वुमेन लिख देते हैं, तो ये जेंडर इनइक्वलिटी को शो करता है। तो आप जब भी यूज किया करें हमेशा बुक्स में तो मानव ही उपयोग किया करें, ठीक है, तो इससे आपकी जेंडर इक्वलिटी रहेगी। 4 यात्री यानी कि 3 पुरुष और 1 महिला को भेजा जा रहा है GSLV मैक 3 का उपयोग करते हुए। GSLV मैक 3 क्या है, GSLV मैक 2 क्या है, PSLV क्या है, SLV क्या है, ये सारी चीज़ें डिटेल में हमने आपको अपनी साइंस टेक की क्लास में कवर कराई थी और आपको 3D मैपिंग के जरिए वहाँ पे दिखाया भी था। उम्मीद है कि आपने साइंस टेक के उन तीनों पार्ट को कवर किया होगा और आप ये बात को समझ गए होंगे, ठीक है। आगामी कौन कौन से मिशन है? चंद्रयान 3 है और शुक्रायन है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से अभयारण्य शामिल हैं या नेशनल पार्क शामिल हैं? कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो पता हो मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य जो तमिलनाडु का है, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य जो केरला का है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक का है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक का है, मुकुरुथी राष्ट्रीय उद्यान जो कि तमिलनाडु का है, साइलेंट वैली जो कि है वो केरला का है, ठीक है। इतनी बात हमको याद रखना है। आर्द्र भूमि के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? कई बार हम लोग पढ़ते हैं ना कि वेटलैंड किसको माना जाता है, तो कहा यह जाता है कि चाहे वो मैंग्रोव का क्षेत्र हो, दलदल का क्षेत्र हो, नदियों का क्षेत्र हो, झीलें हो, डेल्टा हो, बाढ़ के मैदान हो, बाढ़ के जंगल, चावल के खेत, प्रवाल भित्तियाँ, मानव निर्मित तालाब या जलाशय, यानी कि कुछ भी ऐसा जो मॉइस्चर को शो करता है, नमी को शो करता है, हम कहेंगे कि वो वेटलैंड के अंतर्गत आता है, ठीक है। रामसर साइट या कहें रामसर कन्वेंशन इसी से संबंधित है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड भी इसी से संबंधित है, आगे डिटेल में आपको कभी पढ़ाएंगे। नए नियमों में आर्द्रभूमि की परिभाषा से बैक वाटर को, लेगून को, क्रीक को और एस्चुरी को हटा दिया गया। बैक वाटर का मतलब ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा ये एक तरीके का तट है, ठीक है, अब यहाँ पे कई बार तट के कारण यहाँ पे एक झील बन जाती है बैक वाटर की केरला साइड में, तो वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। लेगून को नहीं माना जाएगा, क्रीक को नहीं माना जाएगा, क्रीक का मतलब जो यहाँ पे हमारी सर क्रीक बनती है ना, उसको नहीं माना जाएगा। एस्चुरी का मतलब ये होता है कि नदियाँ साफ पानी लेकर आती हैं, कोई भी गोलास पत्थर इन चीज़ों को नहीं लेकर आती, डेल्टा नहीं बनाती, उसको एस्चुरी बोलते हैं, ठीक है। और अधिकांश नदियाँ हमारी जो पश्चिम की ओर बहती हैं इस तरफ को, यानी कि जो बहती हैं जैसे नर्मदा, तापी, ये एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है। लेकिन जो पूर्व की ओर बहती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वो अधिकांशतः डेल्टा बनाती हैं। और डेल्टा का मतलब ये होता है कि कंकड़, पत्थर, बालू, रेत, मिट्टी, ये सब लेके आना, ठीक है। अब बात आती है मिशन इनोवेशन के बारे में। ये 24 देशों का, या कहें कि ईयू के वैश्विक, ईयू का मतलब यूरोपियन यूनियन के वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में तेजी लाने के लिए एक वैश्विक पहल है, अर्थात एक तरीके से क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने से संबंधित ये मिशन है। 24 कंट्री और यूरोपियन यूनियन का, अगर हम मोटे तौर पर कहें तो 27 वो हो गया और 24 ये हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से 51 कंट्रीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडिया इसका मेंबर है। अब बात आती है पोंग बांध झील वन्यजीव अभयारण्य। पोंग बांध कहाँ है? कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट है। किस नदी पे है? व्यास नदी पे, रामसर साइट भी है, ठीक है। हिमाचल
प्रदेश में और कौन कौन से संरक्षित क्षेत्र हैं? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा और सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। फिर बात आती है वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे? केरल राज्य में। और आपको पता है कि वायनाड से ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है किसकी? राहुल गांधी जी की। ठीक है। काबिनी नदी, कावेरी की सहायक जो है वो यहीं से होकर गुजरती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा कि वायनाड से कावेरी रिवर गुजरती है, तो गलत है। कावेरी नहीं, काबिनी गुजरती है। ठीक है। और कई बार ये भी दे सकता है कि काबिनी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, तो आप कहना नहीं, काबिनी ब्रह्मपुत्र की नहीं है, ये कावेरी की है, यहाँ तक कि कृष्णा की भी नहीं है। ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है पर्यावरणीय संवेदी क्षेत्र यानी कि इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन को एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत रेगुलेट किया जाता है या डिक्लेयर किया जाता है। कई बार आपको क्वेश्चन दे देगा कि इको सेंसिटिव जोन को 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा या दे देगा कि वाटर एक्ट के द्वारा, तो आप गलत कर दोगे। ठीक है। आपको याद रखना है कि ये इको सेंसिटिव जोन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला है हिंद कुश हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल हैं? आपको पता है जैसे ये हमारा पृथ्वी है, ठीक, सॉरी पृथ्वी कह रहा हूँ, ये हमारा हिमालय रीजन है। ठीक है। तो ये हिमालय विवर्तनिक प्लेटों के कारण वलित पर्वत को शो करता है और ये कई सारे देशों में फैला हुआ है। रेंज इसकी काफ़ी बड़ी है, अफगानिस्तान से लेके आपका चाइना, म्यांमार तक ये जाता है। ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे संदर्भित किया गया है कि कौन कौन से हिमालयन रेंज कंट्री हैं। जैसे अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, चाइना है, ठीक है, किर्गिस्तान है, मंगोलिया है, म्यांमार है, नेपाल है, पाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। ठीक है। तो अब आप इतने नाम याद रखिएगा, कोशिश करिए इन सबकी राजधानी आपको पता हो कि तजाकिस्तान की क्या है, उज्बेकिस्तान की क्या है, पाकिस्तान की क्या है ना। कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। और मध्य एशिया तो याद ही रखिए क्योंकि इस बार के 26 जनवरी 2022 में ये एज अ गेस्ट के रूप में आ रहे हैं, तो पता ही होना चाहिए। तीसरे ध्रुव की संज्ञा दी जाती है हिमालय को। दो ध्रुव कौन कौन से हमारे? एक ऊपर आर्कटिक, नीचे अंटार्कटिका, और ये तीसरा हमारा हिमालय। ठीक है। तो बस वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट टेरी का एक वार्षिक कार्यक्रम है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। टेरी एक एनजीओ है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में है, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हंटर सिंड्रोम आपको हमने पढ़ाया था क्या? हमाना, और उस समय भी बताया था कि हंटर एक सिंड्रोम है। ये क्या है? ज़्यादातर बालकों को प्रभावित करता है। इससे पीड़ित लोगों का शरीर एक प्रकार के शर्करा को अपघटित नहीं कर पाता जो हड्डियों, त्वचा और पेशी और उन ऊतकों का निर्माण करते। इसका कहने का मतलब ये है कि कई बार कुछ बच्चों के बॉडी में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि वो नई मांसपेशियों को जनरेट नहीं कर पाते, और जब उनके अंदर नई मांसपेशियां नहीं जनरेट हो पाती, नए ऊतक नहीं बन पाते, तो हम कहते हैं कि वो बच्चा हंटर सिंड्रोम का शिकार है। बस इतनी ही बातें यहाँ पे याद रखनी है। अगला आर्टिकल है मनरेगा के बारे में। मनरेगा कई बार आप सुनते होंगे, विश्व का सबसे बड़ा रोजगार गारंटी कार्यक्रम है। 2 फरवरी 2006 को शुरुआत हुई थी। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवार के ऐसे वयस्क सदस्यों को सार्वजनिक अकुशल कार्य के लिए 100 दिनों की रोजगार गारंटी देना। यहाँ 3 पॉइंट याद रखना। एक तो वयस्क सदस्य है, दूसरा अकुशल कार्य है। मतलब अकुशल का मतलब जैसे गड्ढे खोदने के लिए, ठीक है, जैसे सड़क निर्माण के लिए, खरंजे जो ईंट के बनते हैं, ठीक है, गाँवों में, उससे संबंधित। तो ये उस चीज़ों से संबंधित है। अर्थात यहाँ पे ये नहीं कि इनसे कहा जाएगा कि आप LED बल्ब बनाइए या आप फलानी इस चीज़ का प्रोडक्शन करिए, ऐसा नहीं है। ठीक है। अकुशल कार्य के लिए यानी कि नॉन स्किल्ड 100 दिनों के एक रोजगार की गारंटी देता है। ठीक। कम से कम 1/3 महिला इसमें लाभार्थी होनी चाहिए। कहा यह जाता है कि इस पूरे प्रोग्राम में 1/3 महिलाएं हों, अर्थात अगर 100 लोग लिए जा रहे हैं तो उसमें 33 केवल और केवल महिलाएं हों, जिससे वुमेन एम्पावरमेंट हो सके। पंडित भीमसेन जोशी की जन्म शताब्दी ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। देखो शास्त्रीय संगीत आपके लिए, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय भाषा, ये तीनों आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। इन तीनों को आप याद रखना कि 8 हमारे नृत्य हैं, 2 हमारे संगीत हैं और हमारे यहाँ 6 भाषाएं हैं। तो ये आपको याद रखना है और इन्हीं पे क्वेश्चन आएगा। हिंदुस्तानी संगीत क्या है
और कर्नाटक संगीत क्या है, काफ़ी डिटेल में हमने आपको अपनी आर्ट एंड कल्चर की सीरीज में कवर कराया है, वहाँ से इसे कवर कर लेना। फिर भी कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ बता देते हैं। किराना घराना से संबंधित थे भीमसेन जोशी। हिंदुस्तानी संगीत जो होता है वो स्वर केंद्रित होता है। ख्याल, गजल, ध्रुपद, धमर, तराना, ठुमरी, इन सब का संबंध इसी से। ये वास्तव में हिंदुस्तानी संगीत की कुछ छोटी छोटी शैलियाँ होती हैं, ठीक है। अधिकांश हिंदुस्तानी संगीतकार तानसेन के वंश से संबंधित हैं। बाकी आपसे नहीं पूछेगा। एक नाम और आता है, आप उनका नाम याद रखना, आगे आपको मिलेगा, मुत्तुस्वामी दीक्षितर, ठीक है। ये वास्तव में कर्नाटक संगीत से संबंधित हैं, ठीक। ओडिशा राज्य के प्रमुख स्मारक कौन कौन से? कोणार्क मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, तारातारिणी का मंदिर है, लिंगराज मंदिर है, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं। कोणार्क मंदिर, जगन्नाथ मंदिर और लिंगराज मंदिर, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आर्ट एंड कल्चर में। यहाँ तक कि हम करंट अफेयर्स में आगे आपको इनको कवर कराएंगे डिटेल में, ठीक है। स्टार्स परियोजना पूरा नाम है स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। मतलब ही समझ में आ रहा है कि उस चीज़ को स्ट्रेंथ करना ताकि टीचिंग सही हो सके, बच्चे सीख सकें, रिजल्ट अच्छा आ सके और स्टेट एम्पावर कर सके, तो उस चीज़ से संबंधित है एजुकेशन से। वर्ल्ड बैंक का सहयोग है, मिनिस्ट्री एजुकेशन है, 6 स्टेट को शामिल किया गया है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य, केरला, उड़ीसा, ठीक है। सभी राज्य नहीं है, केवल अभी 6 राज्य हैं। अगला आर्टिकल है पेरियार टाइगर रिजर्व। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पे? केरल में। पेरियार नदी भी यहीं से होकर गुजरती है और आपको पता होना चाहिए कि जो पेरियार नदी है ये केरल की जीवन रेखा है। क्यों? क्योंकि ये 12 नदी है, ठीक है। बाकी आपसे नहीं पूछेगा। 6 समुदाय रहते हैं यहाँ पे, कौन कौन से? मन्नान, पलियन, मलाड़, अरायन, मलाडू, पंडाराम, उर्लिस, उलादन, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि पलियन कम्युनिटी कहाँ की है, तो बता देना केरला की है। बाकी आपसे नहीं पूछेगा। फिर आता है गोबरधन योजना। गोबरधन, गोबर का मतलब जो काऊ का डंक होता है या भैंस का जो डंक होता है उसका उपयोग करना। जैसे क्या उपयोग किया जा सकता है? गोबर गैस बनाई जा सकती है, ठीक है, और भी उसकी खाद बनाई जा सकती है, तो उसी से संबंधित है। मिनिस्ट्री जल शक्ति के द्वारा गांवों को स्वच्छ रखना, उनकी इकोनॉमी बढ़ाना, मवेशियों द्वारा, मवेशियों का मतलब जो जानवर होते हैं, उत्पन्न कचरे का उपयोग करना। यही कचरा मतलब उनकी सूसू हो गई और ये गोबर हो गया, ठीक है। रथ सप्तमी क्या है? यह एक हिंदू फेस्टिवल है। बाकी आपसे नहीं पूछेगा। अर्क शुभ क्या है? अर्क शुभ गेंदे की एक नई प्रजाति है। गेंदे का मतलब मैरीगोल्ड, ठीक है, इसको अर्क शुभ बोलते हैं, गेंदे का फूल, ठीक। थोला पावा कुथु। थोला पावा कुथु एक तरीके की छाया कठपुतली है केरल की। छाया कठपुतली क्या होती है, कठपुतली क्या होती है, इनको हमने आर्ट एंड कल्चर में आपको पढ़ाया है, जिसमें बोमलाटा, थोला बोमलाटा है ना, रावण छाया, ये सारी चीज़ें वहाँ पढ़ाई हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। दोनों बातें हैं, दोनों बातें याद रखना। पूगा गांव कहाँ पे है? लद्दाख में है। भारत की पहली भूतापी बिजली परियोजना की वहाँ पे शुरुआत की जा रही। बाकी आपसे नहीं पूछेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कई बार आप नाम पढ़ते हैं। एकात्म मानववाद का दर्शन इन्होंने दिया। एकात्म मानववाद पे यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा है, में भी आगे चलकर इस पर एक ऐसे भी आ सकता है, तो वो हम जब मेंस आपको कवर कराएंगे तो डिटेल में बताएंगे। अभी यहाँ पे बेसिक ये जान लो, इसका उद्देश्य था एक स्वदेशी सामाजिक इकोनॉमिक मॉडल प्रेजेंट करना जिसके विकास के केंद्र में मानव हो। अर्थात पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मानना ये था कि हमें कोई भी काम करना चाहिए, चाहे वो सोशल वेलफेयर के लिए हो या इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए हो, उसमें ह्यूमन को सेंट्रिक बनाना चाहिए। अर्थात ऐसा ना हो कि हम सोशल लेवल का कोई ऐसा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करें और वहाँ पे हम ह्यूमन को बॉयकॉट कर दें, अर्थात मशीनों को प्रमोट कर दें। तो मशीनीकरण की अपेक्षा मानव को केंद्र में रखें। बस ये बातें हैं यहाँ पे। इन्होंने राष्ट्र, धर्म, पांचजन, स्वदेश जैसी पत्रिकाएं प्रकाशित की। आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में आरएसएस की जो मुख्य पत्रिका है वो पांचजन है, और पांचजन वास्तव में ये अर्जुन का संघ था। सॉरी, अर्जुन का कह रहा हूँ, भगवान कृष्ण का ये संघ था, ठीक है, जो महाभारत के समय बजाते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़े होंगे वहाँ पे हमने इनको डिटेल में पढ़ाया था कि इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, इनके कौन कौन से विचार थे, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। व्यक्तिगत उत्थान के स्थान पर सामूहिक उत्थान की बात की थी। 1875 में आर्य समाज नामक संस्था का इन्होंने गठन किया था, ठीक है, बस। और इसके बाद आपने पढ़ा होगा कि लाला लाजपत राय ने आगे चल के डीएवी की स्थापना की, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की, ठीक है।
इसी के साथ में स्वामी श्रद्धानंद ने क्या बनाया था बताइए, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। तो ये बेसिक बातें आपने वहाँ पे पढ़ी थी, तो एक बार इस आर्य समाज संस्था को इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। अगला और लास्ट हमारा आर्टिकल है मांडू उत्सव। ये मध्य प्रदेश राज्य का है, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक। तो इस तरीके से हमने अपने इस पार्ट में 1 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक के इम्पोर्टेंट आर्टिकल को कवर कर लिया। अब हमारा जो अगला पार्ट होगा उस पार्ट में हम 16 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक के आर्टिकल को कवर करेंगे। 28 क्यों? क्योंकि फरवरी 28 तक की ही होती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको सारी करंट अफेयर्स समझ में आई। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि सेकेंड पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, ओमिक्रॉन से अपना बचाव करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।